हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 1 से 4 तक ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। साथ ही साथ प्लेलिस्ट में बिहार दरोगा मेंस के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स अवेलेबल हैं, आप देख लीजिए वो सारे प्रैक्टिस सेट को एक बार। आशा करता हूँ ज़रूर मैं ये आप लोगों को एश्योरिटी देता हूँ कि वो प्रैक्टिस सेट देखने के बाद आप एग्ज़ाम में खुद को कंफर्टेबल फील कीजिएगा। तो बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि जनसंख्या घनत्व और आर्थिक समृद्धि। तो जनसंख्या, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक दूसरे से संबंधित है। देखिए जनसंख्या घनत्व और जो आर्थिक समृद्धि है वो एक दूसरे से संबंधित है। क्यों? क्योंकि जो स्थान आर्थिक दृष्टि से उन्नत और संपन्न होते हैं वहाँ यातायात की सुविधा अधिक होती है और जनसंख्या घनत्व भी अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है देश में स्टॉक एक्सचेंजों को कौन नियमित करता है। तो देश में जो स्टॉक एक्सचेंज को जो नियमित करने का कार्य करता है वो करता है सेबी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेबी। सेबी की अगर हम बात करते हैं तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। इसकी स्थापना हुई थी 1988 में और इसके अध्यक्ष का नाम है अजय त्यागी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन को सरकारी स्तर पर अपनाने वाला देश कौन सा है। तो सबसे सरकारी स्तर पर जो परिवार नियोजन को सबसे पहले अपनाया है वो है भारत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। और कब अपनाया था? 1952 में राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में इसको अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है यंग इंडियंस फोरम निम्न में से किस उद्योग व्यापार संगठन से संबंधित है। तो यंग इंडियन फोरम जो है वो CII उद्योग व्यापार संगठन से संबंधित है। CII है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इसके अध्यक्ष का नाम है उदय कोटक। अगर हम बात फिक्की की करते हैं तो फिक्की के अध्यक्ष का नाम है संगीता रेड्डी। और अगर हम बात एस्कॉम की करते हैं तो इसके अध्यक्ष का नाम है निरंजन हीरानंदनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है। तो केंद्र सरकार के जो राजस्व का जो मुख्य स्रोत है वो है निगम कर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निगम कर। ये जो निगम कर है वो कुल राजस्व का लगभग 28% भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है पुरान पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। तो पुरान पाषाण काल में जो आदि मानव के मनोरंजन का साधन था वो था शिकार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिकार। पुरान पाषाण काल से याद रखिएगा कि पुरान पाषाण काल में पत्थर के जो औजार बनाए जाने का जो स्थान होता था उसको हम लोग उद्योग स्थल कहते थे। भारतीय अगर पूरा पाषाण युग की बात करते हैं तो इसको 3 भागों में बांटा जाता है, आरंभिक या निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है वैदिक साहित्य में प्रयुक्त ब्रीहि शब्द का क्या अर्थ है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं वैदिक साहित्य की तो इसमें जो ब्रीहि शब्द का प्रयोग हुआ है इसका मतलब होता है चावल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चावल। अगर हम बात करते हैं गेहूं की तो गेहूं के लिए यूज किया गया था गोधूम। गोधूम शब्द का उपयोग किया गया है वैदिक साहित्य में। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। तो भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किसमें है? सुत्त पिटक में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुत्त पिटक। देखिए महात्मा बुद्ध के मृत्यु के उपरांत उनकी शिक्षाओं को संकलित करके 3 पिटकों में विभाजित कर दिया गया था। पहला था सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सुत्त पिटक जो था उसमें बुद्ध के उपदेश और संवादों का संकलन था। ये जो था वो पिटकों में बृहत्तम था। विनय पिटक की अगर बात करते हैं तो विनय पिटक जो है वो बौद्ध संघ के आचार विचार और नियम निषेध का संकलन है विनय पिटक में, और ये जो है वो पिटकों में सबसे लघुतम है। अगर हम बात करते हैं अभिधम पिटक की तो ये बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन है और ये जो है वो पिटकों में मध्यम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया था। तो देखिए ये जनरली जो था वो दूसरे शिलालेख में किया गया था। तो दूसरे शिलालेख में दक्षिण के चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र ये सब राज्यों का उल्लेख था, लेकिन कुषाण राज्यों का नहीं था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुषाण राज्य। कुषाण वंश की अगर बात करते हैं तो कुषाण वंश के संस्थापक का नाम था कुजल कटफिसिस। अगर हम बात अशोक के शिलालेखों की करते हैं तो इससे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अशोक के शिलालेखों की अगर बात करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट शिलालेख जो कि आपको हमेशा याद रखना होगा, जैसे पहले शिलालेख में इसने पशु बलि की निंदा किया है, 5वें शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति से है, 7वां और 8वां शिलालेख तीर्थ यात्राओं का उल्लेख से है,
11वां शिलालेख जो है वो धम्म की व्याख्या से है और 13वां अभिलेख जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है और अशोक का हृदय परिवर्तन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है महान तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलिंगो। और ये जो है वो तमिल साहित्य के प्रथम महाकाव्य के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है प्राचीन काल में मनुष्य द्वारा उपजाए गए गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई थी, ये बिल्कुल सही है। इन्हीं फसलों को उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य पहाड़ियाँ थी, ये गलत है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करते हैं इन फसलों का जो उपजाने का कार्य था वो सुलेमान और कीरियल पहाड़ी क्षेत्रों में था, ना कि विंध्य क्षेत्रों में था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। गेहूं और जौ से एक चीज़ याद रखिएगा कि गेहूं और जौ उपजाने के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है सर्वप्रथम सेना को वेतन देने की प्रणाली किसने शुरुआत किया था? तो सर्वप्रथम सेना को नगद वेतन देने की जो प्रणाली थी वो खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। अलाउद्दीन खिलजी से कुछ और चीज़ें हैं जो याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो 1296 में दिल्ली का सुल्तान बना था। इसने अस्थायी सेना की नींव रखी, घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा का शुरुआत करवाया, अलाई दरवाजा, सिरी का किला, हजार खंबा महल, ये सब का भी निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया है। अगर हम बात और ऑप्शंस की करते हैं, अगर हम बात बलबन की करते हैं तो बलबन से याद रखिएगा ये 1266 में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली के गद्दी पर बैठा था। राज दरबार में इसने सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत किया था और नवरोज उत्सव प्रारंभ भी करवाया था और साथ ही साथ लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था। अगर हम बात मोहम्मद बिन तुगलक की करते हैं तो इसे याद रखिएगा ये अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित किया था और देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा था। मोरक्को जो यात्री था इब्न बतूता वो इसी के शासनकाल में भारत आया था और इसे स्वप्नशील, पागल, रक्त पिशाचु भी कहा गया है। अगर हम बात फिरोज शाह तुगलक की करते हैं तो फिरोज शाह तुगलक से याद रखिएगा यह जो था वो अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर वसूलने का आदेश दिया था। यह ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक भी था। इसने 5 बड़ी नहरें और 300 नए नगरों की स्थापना करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है सिखों से संबंधित मिसल है। तो सिखों के संबंधित अगर मिसल की बात करते हैं तो वो है योद्धाओं का समूह। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मिसल जो था वो सिख योद्धाओं का समूह था। सिख की अगर बात करते हैं तो सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक को जाता है और गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है बेलबी आयोग के सदस्य के रूप में निम्न में से कौन इंग्लैंड गए थे? तो बेलबी आयोग का जो गठन था वो भारतीय सरकार के व्यय के जांच के लिए किया गया था और इस आयोग के सदस्य के रूप में गोपाल कृष्ण गोखले का चयन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले से एक चीज़ और याद रखिएगा, इन्होंने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना किया था और इन्हें महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है किसने कहा था कि भारत को एकजुट होना और एक बार फिर अपने बल से संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त करनी है? तो ये जो कहा था वो स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद से और चीज़ें याद रखिएगा, इन्होंने 1887 में बेलूर मठ की स्थापना और 1897 में रामकिशन मिशन की भी स्थापना किए थे। और ऑप्शंस की अगर बात करते हैं, स्वामी दयानंद की अगर बात करते हैं तो इनसे याद रखिएगा इनका एक जो कथन था वो था वेदों की ओर लौटो। भगत सिंह से याद रखिएगा इनकलाब जिंदाबाद और बाल गंगाधर तिलक का था स्वराज हमारा जनसिद्ध अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है भारत में सचिव पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो भारत में जो सचिव पद था वो भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा किया गया था और इसी अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी का जो शासन था वो समाप्त कर दिया गया था। अगर हम बात भारत सरकार अधिनियम 1858 से और कुछ रिलेटेड चीज़ों की करते हैं तो था कि भारत का जो शासन था वो कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया था। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई थी, मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था और भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था।
और ऑप्शंस की बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं मार्लो मिंटो सुधार 1909 की, तो मार्लो मिंटो सुधार 1909 से याद रखिएगा, इसके तहत पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। अगर हम बात करते हैं मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 की, तो इसके तहत केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया और वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक कर दिया गया। अगर हम बात भारत परिषद अधिनियम 1861 की करते हैं, तो इससे याद रखिएगा, गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई और विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है निम्न में से कौन आईएनए से संबंधित नहीं थे। आईएनए की अगर बात करते हैं तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में जापान की सहायता से टोक्यो में रास बिहारी बोस ने भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था। और इनसे जुड़े जो कुछ और प्रमुख व्यक्ति थे वो थे सुभाष चंद्र बोस, कैप्टन मोहन सिंह, गुरुदयाल सिंह। तो इस क्वेश्चन का शहनवाज खान, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आरसी दत्त जो थे वो आईएनए से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम सजाइए। अगर हम बात करते हैं सुगौली की संधि, तो सुगौली की संधि कब हुई थी? सुगौली की संधि हुई थी 1816 में। अगर हम बात करते हैं अमृतसर की संधि, तो अमृतसर की संधि हुई थी 1809 में। सलवाई की संधि की अगर बात करते हैं तो ये हुआ था 1782 में। इससे याद रखिएगा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो था वो सलवाई की संधि के साथ ही खत्म हुआ था। बेंगलोर की संधि की अगर बात करते हैं तो ये हुआ था 1784 में। इसको अगर आप सही से अरेंज कर लीजिएगा तो आपका जो सही ऑप्शन बैठेगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है लोकतंत्र। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना को ही हम संविधान का कुंजी कहा जाता है और प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का जो केंद्र बिंदु है वो भारत के लोग ही हैं। प्रस्तावना की अगर बात करते हैं तो इसमें एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, और इसके तहत इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल निम्न में से किस देश से लिया गया है? तो ये ब्रिटिश शासन की विरासत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना का गठन किस वर्ष किया गया था? तो बिहार राष्ट्रभाषा परिषद की बात कर रहा है तो इसका गठन 1950 में किया गया था और इसके जो संस्थापक थे वो थे फादर कामिल बुल्के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है मूलभूत मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो देखिए मूलभूत मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो किसी भी व्यक्ति में निहित क्षमताओं के उत्कृष्ट विकास हेतु उचित अवसर प्रदान करने के लिए नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त किया गया है। मतलब कहने का सिंपल सा मतलब है कि नागरिकों को जो मूल अधिकार प्रदान किया गया है वो उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। मौलिक अधिकार की जैसे ही बात करते हैं तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 और अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है भारतीय संविधान निर्माताओं के मन में आदर्शों की झलक दिखती है। तो भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन में आदर्शों की जो झलक है वो प्रस्तावना में मिलती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रस्तावना। और उच्चतम न्यायालय के अनुसार प्रस्तावना जो है वो संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है ग्राम पंचायत चुनाव कराने का सर्वप्रथम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ग्राम पंचायत चुनाव कराने का जो सर्वप्रथम निर्णय है वो राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य सरकार। और पंचायतों का जो चुनाव संबंधित है वो राज्यों का राज्य निर्वाचन आयोग संचालित करता है। यहाँ से एक और चीज याद रखिएगा कि पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 21 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो उपराष्ट्रपति को उसके पद से राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है जिसमें राज्यसभा के बहुमत सदस्यों ने पारित किया है और साथ ही साथ लोकसभा भी उससे सहमत हो। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा।
अगर हम बात उपराष्ट्रपति की करते हैं तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। तो सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्राप्त है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 137 के तहत। और अनुच्छेद 137 के तहत ही यह स्वयं द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय पर पुनः विचार कर सकता है तथा अगर उसे उचित समझे तो उसमें आवश्यक परिवर्तन भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है तदर्थ एडहॉक का क्या अर्थ है। तदर्थ की अगर बात करते हैं तो तदर्थ का मतलब होता है किसी उद्देश्य के लिए अलग से व्यवस्था करना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस उद्देश्य के अतिरिक्त व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। तो देखिए राज्य की राज्यपाल की अगर सेवानिवृत्ति की आयु करते हैं तो कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर हम बात करते हैं राज्यपाल की तो यह संविधान के अनुच्छेद 153 में यह उल्लेखित है कि राज्य के लिए राज्यपाल होगा और भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है। राज्यपाल जो होता है वो पद ग्रहण करने से पहले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद की शपथ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है किसी राज्य के विधानसभा में कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 170(1) के तहत, संविधान के अनुच्छेद 170(1) के तहत किसी भी राज्य में विधानसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो 500 तथा न्यूनतम संख्या जो है वो 60 निर्धारित की गई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 60। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है वोट देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो वोट देने का जो अधिकार है वो कानूनी अधिकार है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कानूनी अधिकार। देखिए अगर हम बात करते हैं तो लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1950 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा था कि मतदान का जो अधिकार है वो वैधानिक और कानूनी अधिकार है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कानूनी अधिकार। वोट देने से एक चीज़ याद रखिएगा, जो हमारा 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में, इसके द्वारा मतदान की जो आयु सीमा थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के फलस्वरूप पंजाब हिमालय का विस्तार है। तो पंजाब हिमालय की बात करते हैं तो वो सतलज और सिंधु नदी के मध्य है, लेकिन अगर आपसे कुमायूं हिमालय पूछ ले तो कुमायूं हिमालय जो है वो सतलज और काली नदी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सतलज और सिंधु नदियों के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के किस तट या क्षेत्र पर स्थित है। तो ये जो है वो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित जो ये ग्रेट बैरियर रीफ है ये दुनिया का सबसे बड़ा और प्रमुख अवरोधक प्रवाल भीति है। यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के उत्तर पूर्वी तट के मरीन पार्क के समानांतर 1200 मील तक फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है इन निम्न में से किस फसल में बुआई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल होता है। तो बुआई तथा सर्वाधिक कटाई के बीच अंतराल पूछ रहा है, सर्वाधिक अंतराल। तो गेहूं, जौ, गन्ना, मक्का ऑप्शन है, तो गन्ना इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम बात करते हैं गन्ना की तो गन्ना का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है वो है ब्राज़ील, और अगर इंडिया में बात करते हैं तो है यूपी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है हिमालय नदियों की मुख्य विशेषता क्या है। तो देखिए हिमालय से जो निकलने वाली जो नदियां हैं वो हिमानी या हिमनद के पिघलने से बनती है। तो इससे इसका विशेषता ये है कि इसमें पूरे वर्ष के दौरान निरंतर प्रवाह बना रहता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें जल का जो प्रवाह होता है वो 12मासी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं कौन सा सही नहीं है। तो पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र है, बिल्कुल सही है। पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संसाधन तंत्र होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नस्ट हैकेल ने किया था, ये गलत है। क्यों? क्योंकि अर्नस्ट हैकेल ने पारिस्थितिकी तंत्र का नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। अगर पारिस्थितिकी तंत्र लग जाता है तो पारिस्थितिकी तंत्र का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो ए जी टॉन्सले के द्वारा 1935 में किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है। तो नेशनल वुड फॉसिल पार्क जो है वो राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैसलमेर राजस्थान। अगर हम बात राजस्थान की करते हैं तो राजस्थान से याद रखिएगा ये चांदी और कच्चा तेल के उत्पादन में भारत में सबसे अग्रणी राज्य है। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है अशोक गहलोत और यहाँ के गवर्नर का नाम है कलराज मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है भारत में निम्न में से किस राज्य का सोने का उत्पादन में लगभग एकाधिकार है। तो सोने के उत्पादन की अगर बात करते हैं तो है कर्नाटक और पूरे वर्ल्ड की अगर बात करेंगे तब आंसर हो जाएगा हमारा चाइना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश से याद रखिएगा हीरा और तांबा के उत्पादन में ये सबसे अग्रणी राज्य है। अगर हम बात आंध्र प्रदेश की करते हैं तो आंध्र प्रदेश से याद रखिएगा अभ्रक, यूरेनियम, टंगस्टन, कैडमियम ये सब में ये प्रथम स्थान पे है। केरल की बात करते हैं तो केरल से याद रखिएगा प्राकृतिक रबर के उत्पादन में ये सबसे प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है। तो दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वो मुख्यतः वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं दक्षिण भारत की नदियां की तो दक्षिण भारत की जो नदियां हैं उसको दो भागों में बांटा गया है। एक वो नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है और दूसरी वो नदियां जो अरब सागर की खाड़ी में गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हो जाएंगी वो हो जाएगा हुगली, दामोदर, सोनरेखा, महानदी ये सारी। और अरब सागर में गिरने वाली नदियों की अगर बात करते हैं तब हो जाएगा लूनी, माही, साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, पेरियार, शरावती ये सब जो है वो अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है नीचे दिए गए कूट से निम्न पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम दीजिए। तो देखिए दक्षिण से उठते हुए सही क्रम देना होगा तो सबसे पहले हो जाएगा सतमाला पहाड़ियाँ, उसके बाद हो जाएगा कैमूर पहाड़ियाँ, फिर हो जाएगा नागा पर्वत और फिर आ जाएगा पीर पंजाल श्रेणी। तो इस क्वेश्चन को सही से अरेंज कीजिएगा तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है हिमालय की रचना समांतर ब्लय श्रेणियों से हुई है जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। देखिए यहाँ पूछ रहा प्राचीनतम, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो जो प्राचीनतम श्रेणी है वो कौन सा श्रेणी हो जाएगा, बृहद हिमालय जो है वो सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहद हिमालय। और ये हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है और इसको हम लोग ग्रेट हिमालय या फिर हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। यह हिमालय की सर्वाधिक सतत और सबसे ऊंची श्रेणी है जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। हिमालय की जो ऊंची चोटियां हैं जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा ये सब इसी पर्वत श्रेणी में पाई जाती है। अच्छा यहाँ तो आपसे पूछ लिया प्राचीनतम, अगर नवीनतम पूछेगा तो कौन सा आंसर हो जाएगा। अगर नवीनतम पूछेगा हिमालय का नवीनतम भाग तब आंसर हो जाएगा शिवालिक श्रेणियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है मीठे पानी की कल्पसर परियोजना स्थित है। तो कल्पसर परियोजना जो है वो खंबात की खाड़ी गुजरात के पार एक बांध बनाने की योजना है जिसमें ज्वारीय शक्ति उत्पन्न की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। गुजरात से याद रखिएगा ये कपास उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर है। गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम है विजय रूपानी और यहाँ के राज्यपाल का नाम है आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए। अगर हम बात करते हैं तिलैया बांध की तो ये मैच करेगा बराकर नदी के साथ। अगर हम बात करते हैं पंचेत हील बांध की तो ये दामोदर नदी के साथ, राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी के साथ और माता टीला बांध बेतवा नदी के साथ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है। तो कुल संख्या है 20। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है निम्न में से कौन सा एक समानांतर फसल का उदाहरण है। देखिए समानांतर फसल की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत दो भिन्न विकास प्रवृत्ति वाले फसलें शामिल होते हैं जिनके बीच शून्य प्रतियोगिता होती है। तो जो गेहूं और सरसों जो है वो समांतर फसल का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं और सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं अंबाला उर्वरक सुमेलित है, नेपानगर कागज ये भी सुमेलित है, सिंदरी तांबा ये गलत है क्योंकि सिंदरी जो है वो झारखंड में स्थित एक उर्वरक कारखाना है। अगर हम बात करते हैं नरोरा अणुशक्ति ये भी सुमेलित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं। तो वायु की जो क्षैतिज गति से जो ऊष्मा का अंतरण होता है उसको अभिवहन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिवहन। अगर हम बात संवहन की करते हैं तो संवहन यानी कन्वेक्शन की करते हैं। तो कन्वेक्शन से याद रखिएगा गैसों और द्रवों में जो ऊष्मा का संचारण होता है वो संवहन द्वारा ही होता है, और वायुमंडल जो है वो संवहन विधि के द्वारा ही गर्म होता है। अगर हम बात चालन की करते हैं मतलब कंडक्शन की, तो ठोस में जो ऊष्मा का संचरण होता है वो चालन विधि के द्वारा होता है। अगर हम बात विकिरण की करते हैं मतलब रेडिएशन की करते हैं, तो इस विधि में ऊष्मा जो होता है वो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम की सहायता से तथा बिना किसी माध्यम को गर्म किए प्रकाश की चाल से सीधी रेखा में संचारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है। तो ये जो है वो निम्न दाब तथा उच्च ताप पर कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है। तो जो श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों का मिश्रण होता है, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7, और जिसमें कि लाल, हरा और नीला को हम लोग प्राथमिक रंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है वह लेंस जो किरणों को एकत्रित करता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग उत्तल लेंस या फिर अभिसारी लेंस कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिसारी लेंस। अगर हम लोग बात उत्तल लेंस की करते हैं तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है, और ये दूरदृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है परावर्तन के नियम के अनुसार। तो देखिए अगर हम लोग परावर्तन के नियम की बात करते हैं तो 2 परावर्तन के नियम होते हैं। पहले तो देख लीजिए परावर्तन होता क्या है। परावर्तन की अगर बात करते हैं तो प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की जो घटना होती है उसी को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। और परावर्तन के 2 नियम होते हैं। एक होता है, पहला ये कहता है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब परावर्तित एक ही तल में होगा, और दूसरा कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपतन कोण और परावर्तन सी, आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है किसी ठोस पदार्थ के द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो वो सब्लिमेशन कहलाता है, मतलब उदरपातन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और इसका एग्जाम्पल है जैसे कि कपूर हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, ये सब एग्जाम्पल है। कपूर को अगर आप बर्न कीजिएगा तो ये सॉलिड से लिक्विड स्टेट में नहीं जाएगा और ये डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चला जाएगा, और उसी को हम लोग सब्लिमेशन या उदरपातन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कोलाइडियल विलयन के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। यह विलयन समांगी होता है, यही गलत है, क्योंकि अगर हम लोग बात करते हैं कोलाइडियल विलयन की तो ये जो होता है वो निलंबन की अपेक्षा कणों का जो आकार होता है वो छोटा होता है, और इसी के कारण यह जो विलयन है वो समांगी प्रतीत होता है। लेकिन वास्तविकता में यह विलयन जो होता है वो विषमांगी मिश्रण होता है। तो यही गलत है। बाद बाकी यह विलयन टिंडल प्रभाव दर्शाता है, बिल्कुल सही है। कोलाइडल कण प्रकाश की किरणें को फैला देते हैं, ये भी सही है। दूध तथा पानी का मिश्रण कोलाइडल विलयन का एक उदाहरण है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है। तो उसको हम लोग जो मनुष्य की जो ध्वनि कंपन की अनुभूति होती है वो होता है ऑडिबल रेंज में। और ऑडिबल रेंज कब कितना से कितना होता है, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। और 20 हर्ट्ज से नीचे वाले को हम लोग इंफ्रासोनिक वेव कहते हैं, और 20 हर्ट्ज से ऊपर वाले को हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है एक पहिए की गाड़ी किसका उदाहरण है। एक पहिए की गाड़ी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये सेकंड क्लास लीवर का एग्जांपल है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। नींबू निचोड़ने का मशीन जो हो गया ये भी क्या है, सेकंड क्लास लीवर का एग्जाम्पल है। देखिए 3 क्लास के लीवर होते हैं, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर और थर्ड क्लास लीवर। फर्स्ट क्लास लीवर में क्या होता है कि फलक्रम जो होगा वो इफर्ट और लोड के बीच में होगा। सेकंड क्लास लीवर में लोड जो होगा वो इफर्ट और फलक्रम के बीच में होगा, और थर्ड क्लास लीवर में इफर्ट जो होगा वो फलक्रम और लोड के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है 1 जूल किसके बराबर होता है। तो 1 जूल जो होगा वो 1 न्यूटन मीटर के बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 न्यूटन मीटर। जूल जो है वो क्या है, जूल जो है वो ऊर्जा या कार्य की इकाई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है
कि किसी तीर के एक सिरे को धनुष की तनित डोरी पर रखकर खींचने में उसमें ऊर्जा संचित होती है, यह ऊर्जा क्या होता है? तो यह ऊर्जा जो है वो पोटेंशियल एनर्जी होगा, यानी स्थितिज ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है mgh। गतिज ऊर्जा की बात करते हैं मतलब काइनेटिक एनर्जी की, तो इसके बराबर होगा हाफ mv²। और यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज निम्नलिखित में से किसने किया था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की अगर बात करते हैं तो इसकी खोज हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज के द्वारा किया गया था और फिर बाद में इसकी व्याख्या जो है वो अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है निम्न में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होता है? तो क्रोएलाइट में ऑक्सीजन नहीं होता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है अधातुओं में निम्न में से कौन सा गुणधर्म समानता पाया जाता है? तो यहाँ अधातु की बात कर रहा है, तो अधातु में जनरली जो पाया जाएगा वो पाया जाएगा भंगुरता। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात आवर्त सारणी की करते हैं तो आवर्त सारणी में 18 तत्व जो है वो अधातु के श्रेणी में रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है? तो अग्निशामक के रूप में किया जाता है प्रयोग सोडियम बाइकार्बोनेट को। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा, या फिर इसको बोला जाता है NaHCO3। और इसका यूज जो बेकिंग सोडा का है ये क्षारीय होता है और इसके कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को भी उदासीन करके हमें राहत पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? तो ग्लूकोज की अगर बात करते हैं तो ये हेक्सोस शर्करा का एक प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज की अगर हम लोग आणविक सूत्र की बात करते हैं तो हो जाएगा C6H12O6। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है सीसा पेंसिल में सीसा का प्रतिशत कितना होता है? तो देखिए सीसा पेंसिल में सीसा पाया ही नहीं जाता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0%। सीसा पेंसिल की अगर बात करते हैं तो जब ग्रेफाइट को मोम के साथ मिलाया जाता है तो सीसा पेंसिल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है मानव अस्थि का सबसे प्रमुख घटक कौन सा है? तो मानव अस्थि की अगर बात करते हैं तो इसका जो सबसे प्रमुख घटक है वो है कैल्शियम। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है वयस्क पुरुषों में आरबीसी की समान संख्या कितनी होती है? तो वयस्क पुरुषों में आरबीसी की समान संख्या पूछ रखा है तो होता है 5.4 मिलियन, और अगर यही महिलाओं में पूछ देता तब हो जाता 4.8 मिलियन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5.4 मिलियन। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड कॉर्पसल्स और इसकी जो जीवन काल होता है वो 20 से लेके 120 दिन होता है, और इसका जो निर्माण है वो अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है, और इसकी मृत्यु जो होती है वो यकृत और प्लीहा में होती है, और इसीलिए यकृत और प्लीहा को आरबीसी का कब्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? तो वृद्धि हार्मोन का रिसाव जो करती है वो करती है पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर बात करते हैं तो इसको मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है, और इसका जो भार होता है वो लगभग 0.6 ग्राम के आसपास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग है, उसका श्वसन अंग है बातक। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशील वाला युग्म कौन सा है? तो न्यूनतम अभिक्रियाशील तो हो जाएगा सोना, और ये न्यूनतम अभिक्रियाशील है और इसीलिए ये सबसे ज़्यादा महंगा भी मिलता है। और सर्वाधिक अभिक्रियाशील हो जाएगा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाएगा तब हो जाएगा पोटेशियम और सोना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पोटेशियम, क्योंकि अगर धातुओं की अभिक्रियता का अवरोही क्रम में अगर हम लोग सजाते हैं तो हो जाएगा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना के कारण होता है? तो तारों का जो टिमटिमाना है वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की ये बात कर रहा है। देखिए होता क्या है कि जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल पर अभिलंबता आपाती होने पर बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, परंतु तिरछी आपाती होने पर वो अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है, और इसी घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को दोगुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति पर क्या होगा। देखिए विद्युत शक्ति यानी P की बात कर रहा है, और अब तो P बराबर फार्मूला क्या होता है, V इंटू में आई, मतलब विभवांतर इंटू में विद्युत धारा। अब इसको भी दुगना बढ़ाइएगा, इसको भी दुगना बढ़ाइएगा तो विद्युत शक्ति क्या होगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 गुना बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है मर्मियोक्रोलॉजी किसका अध्ययन है। तो ये जो है वो चींटियों की वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है, और ये जो है वो एंटोमोलॉजी का ही एक शाखा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि था। देखिए ये हमेशा जनरली लोग 5वीं और 6ठी में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 6ठी पंचवर्षीय योजना, जिसका कि टेन्योर था 1980 से लेकर 1985। 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो इसका टेन्योर था 1974 से लेकर 1978। अब 6ठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो था वो तो यही था, गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। और 5वीं वर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो था वो था गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। क्लियर है। 7वीं पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करते हैं तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का टेन्योर था 1985 से लेकर 1990, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था समग्र रूप से उत्पादकता को बढ़ाना और रोजगार के अधिक अवसर सृजन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब की गई। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई है 11 अक्टूबर 2014 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण का जन्मदिन था, और उसी दिन के शुभ अवसर पर ये शुरू किया गया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य ये है कि कोई भी राजनीतिक दल के जो सांसद होते हैं उनके तहत कोई गाँव को गोद लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक किसे माना जाता है। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं बजट प्रणाली की, तो जेम्स विल्सन ने सबसे पहली बार 7 अप्रैल 1860 को बायसराय की कार्यकारिणी परिषद में प्रथम बजट प्रस्तुत किया था, और इसीलिए भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक जो है वो जेम्स विल्सन को माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स विल्सन। बजट प्रणाली से कुछ और चीज़ें याद रखिएगा कि स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट है वो 26 नवंबर 1947 को पहले वित्त मंत्री R.K. शनमुखम सेठी के द्वारा पेश किया गया। और गणतंत्र भारत का अगर पूछ ले तो गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट जो था वो जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है टैरिफ लगाया जाता है। टैरिफ होता क्या है, किसी देश के द्वारा आयातों पर लगाए गए कर को ही हम लोग टैरिफ कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी देश द्वारा आयातों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है वोल्गा नदी कहाँ गिरती है। तो वोल्गा नदी एक यूरोप में बहने वाली नदी है, और ये कैस्पियन सागर में जाके गिरती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैस्पियन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि किगाली किस देश की राजधानी है। अगर हम लोग बात करते हैं किगाली की, तो ये जो किगाली है वो रवांडा की राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर है। युगांडा से याद रखिएगा कंपाला, सेनेगल से याद रखिएगा डकार, और गेबोन से याद रखिएगा लिब्रेविले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है एसबीआई के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो एसबीआई के नए अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा को बनाया गया है, जो कि रजनीश कुमार का स्थान लेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिनेश कुमार खारा। अगर हम बात करते हैं एसबीआई की, तो इसकी स्थापना हुई 1955 में, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 जो होगा वो 13वां वर्ल्ड कप होगा, और इसका आयोजन इंडिया में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में। और 14वां अगर पूछ ले तो 14वां होगा 2027 में, और ये होगा दक्षिण अफ्रीका में। क्लियर है। इन क्रिकेट से कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा जो कि पूछा जा सकता है एग्जाम में। 9वां आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है जो कि 2021 में भारत में होगा। 7वां महिला T20 विश्व कप जो है वो 2020 में ऑस्ट्रेलिया में होगा। 7वां पुरुष T20 विश्व कप भी है, वो भी 2020 में ऑस्ट्रेलिया में होगा। और 8वां पुरुष T20 विश्व कप जो है वो 2021 में भारत में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है बेलाड्रोम किस खेल का खेल परिसर है। तो बेलाड्रोम जो है वो साइकिलिंग के खेल परिसर को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। घुड़सवारी से याद रखिएगा एरिना जो है वो घुड़सवारी के खेल परिसर को कहा जाता है। तैराकी से याद रखिएगा कि जलाशय में पानी की गहराई है जो कम से 9 मीटर जरूर होना चाहिए। और पोलो से याद रखिएगा जिसके खेल के मैदान की लंबाई होती है वो 300 गज होती है, चौड़ाई 150 गज होता है, और गोलों के बीच का जो फासला होता है वो
250 गज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं सिपकिला दर्रा के, तो हिमाचल प्रदेश ये सही सुमेलित है, तो ये तो सही है। सिपकिला दर्रा से और याद रखिएगा, यह जो दर्रा है वो सतलज महाखंड से होकर हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, और तिब्बत से जो आने वाली सतलज नदी है वो इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। लिपुलेख दर्रा उत्तर प्रदेश नहीं है, यही गलत है। लिपुलेख लखा जो है वो उत्तराखंड होगा, क्योंकि यह जो दर्रा है वो भारत चीन सीमा पर उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है, और यह भारत और चीन के बीच पहला सीमा व्यापार पॉइंट भी है। इस दर्रे का उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भी किया जाता है। अगर हम बात करते हैं नाथुला दर्रा, ये सिक्किम, ये बिल्कुल सही है। नाथुला दर्रा जो है वो समुद्र तल से लगभग 4310 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह दर्रा जो है वो प्राचीन रेशम मार्ग का एक शाखा है। अगर हम बात करते हैं जोजिला दर्रा कश्मीर, ये भी सही है। ये श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है मध्यकाल में रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था। तो मध्यकाल में जो रहट का प्रयोग है वो सिंचाई के लिए किया जाता था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंचाई के लिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से अगर आप लोगों को कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक जो ही है वही हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है, और मुझे उस लाइक से ये समझ में आता है कि नहीं, ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल साबित हो रहा है। तो अगर आपको, और साथ ही साथ ग्रुप में आप नहीं जुड़े हैं तो ग्रुप में ऐड हो जाइए और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। पहले पीडीएफ से खुद से अटैम्प्ट कीजिए और उसके बाद आप कमेंट करके मुझे ये भी बताइए कि आपका मार्क्स कितना आ रहा है, तभी मुझे ये भी पता चल पाएगा कि आप लोगों की तैयारी कहाँ तक पहुँच चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।